हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम नफीसा है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में बुनियादी सहूलियात तो मुयस्सर थी, मगर कोई बहुत ऐशो आराम नहीं था। हमारे अब्बा की एक लगी बंदी नौकरी थी और बहुत ही महदूद तनख्वाह थी। जैसे तैसे करके अम्मा इस तनख्वाह में महीना निकालती थी। ये भी उनकी कफ़ायत शुआरी और सलीकामंदी ही थी, या शायद ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त की औरतें सब्र करना पसंद करती थीं और आजकल लोग ज़रूरतों पर ख्वाहिशों को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा भी थोड़ा ही लगता है। महंगाई के इस दौर में पहले ही गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटी मेरी बहन समीना थी और फिर सबसे छोटा भाई था। हम तीनों एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, मगर मेरी बहन, उसे पढ़ने वढ़ने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। वो स्कूल में पूरा दिन अपनी जैसी नकम्मी लड़कियों के साथ बैठी बातें बनाती रहती थी। मैं जब भी कभी उसे क्लास छोड़कर इधर उधर घूमते देखती तो जाकर उसे सख्ती से इन लड़कियों के साथ वक्त ज़ाया करने से मना करती थी, मगर वो मेरी किसी बात को नहीं सुनती थी। उल्टा आगे से मुझसे ज़ुबान चलाती थी। कभी कभी तो वो अपनी दोस्तों के साथ ही मिलकर मेरा मजाक बनाने लग जाती थी। मैं हमेशा उससे कहती कि मैं घर जाकर अम्मा को तुम्हारी हरकतें बताऊंगी, और जब हम दोपहर में घर जाते तो मैं अम्मा को एक एक बात बताती और अम्मा उसे खूब डांटती और कहती कि बड़ी बहन को तंग ना किया करो। लेकिन इस पर इस बात का कोई असर नहीं होता था, बल्कि वो मज़ीद मुझे अपनी दोस्तों के साथ मिलकर जिद करना शुरू कर देती थी। स्कूल तो स्कूल, घर पर भी उसकी मुझसे नहीं बनती थी। वो जैसे ही स्कूल से वापस आती यूनिफॉर्म तक तब्दील न करती और सीधा बिस्ता फेंक कर गली में खेलने चली जाती, और फिर उसकी वापसी तभी होती थी जब उसे शदीद किस्म की भूख लगती थी। ये उसका रोज़मर्रा का काम था और ऐसे ही करती थी। अम्मा उसे बहुत समझाती थी, बहुत ज़्यादा, मगर इसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो हम में से किसी की बात नहीं सुनती थी, अपनी मर्जी करती थी। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से अम्मा अक्सर और बेशतर बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने उसे डांट मार प्यार गर्ज हर तरीके से समझाना चाहा, मगर वो थी कि समझ के ना देती थी। हर वक्त अपनी ही करती थी। उसने दोस्तें भी चुन चुन कर अपने जैसी बना रखी थी। मैं उसे बाज़ दफ़ा बहुत समझाती थी कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ऐसी लड़कियों के साथ दोस्ती ना रखे, मगर वो उल्टा मुझे ही कहती कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम्हारी मेरी तरह ज़्यादा सारी दोस्तें नहीं। मैं उसकी बात पर अफसुर्दा हो जाती थी, क्योंकि कहती तो वो बिल्कुल ठीक ही थी। मेरा रंग काफ़ी सांवला था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा मुझसे बात करना पसंद न करते थे। स्कूल में भी लड़कियां मुझसे दोस्ती करना तो दूर की बात तक करना पसंद नहीं करती थी। मेरी सिर्फ एक ही दोस्त थी, जिसका नाम सफ़िया था, और वही मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। वरना बाकी तो कोई भी मेरी रंगत की वजह से मुझसे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। शायद लोगों को ये सब करते हुए इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये सब करके अल्लाह की तख्लीक को ही रद्द कर रहे हैं। अक्सर औकात लड़कियां मेरा मजाक भी उड़ाने लग जाती। मुझे स्कूल के किसी फंक्शन में भी आराम से नहीं रहने देती थी। मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं सिंपल रहना पसंद करती थी, और मुझ में एतमाद की भी बहुत कमी थी। मैं किसी से बात करते झिझकती थी, किसी बात का जवाब नहीं दे पाती थी। मेरे पास जवाब देने होता था तो भी नहीं दे पाती थी। दिल में अजीब सा डर रहता था कि अगला इंसान न जाने मुझे कौन सा ताना मार दे और फिर मेरा दिल न टूट जाए। जब भी ऐसा होता था तो मैं घंटों किसी कोने में बैठी रोती रहती थी। अम्मा मुझे बहुत समझाती थी कि किसी की भी बातों को ऐसे दिल पर लेकर रोया मत करो। वो कहती थी, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें नहीं पता लोग कैसे कैसे होते हैं। अभी से इतनी इतनी सी बात पर रो पड़ोगी, आगे जाकर ज़िंदगी में क्या करोगी, कैसे लोगों का सामना करोगी। खुद में थोड़ी सी हिम्मत पैदा करो ताकि अगला तुम्हें कुछ न कह सके। रंग रूप तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, फिर इंसानों को तो कोई हक नहीं है ना जो इस बारे में किसी को ताना देने का। जो ऐसा करते हैं वो दरअसल तुम्हारा नहीं बल्कि अपना ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। इस तरह के लोगों की जहनियत बहुत छोटी होती है। तुम इस तरह के लोगों की बातों का बुरा मानने लगोगी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, ऐसे किसी की भी बात पर रोने मत बैठ जाया करो। अम्मा हर दूसरे तीसरे दिन मुझे इस तरह ही समझाया करती थी। मेरे लिए उनके अल्फाज किसी मरहम के माने थे। मुझे हमेशा उनकी बातों से सुकून और हिम्मत मिलती थी। दूसरे मेरी दोस्त मुझे बहुत हिम्मत देती थी, हमेशा मेरा साथ देती थी। कभी कभी तो वो मुझ पर गुस्सा भी कर जाती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं अपने हक के लिए बोलती नहीं हूँ। स्कूल की लड़कियाँ कुछ भी कहती रहें, मैं आगे से चुप रहती हूँ, यहाँ तक कि अपनी बहन के हाथों भी अपना मजाक बनवाती हूँ। इसकी बातें भी ठीक थी, मगर मैं क्या करती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी को खुद को ताने मारने से रोक सकूं। मैं तो इस ख्याल से चुप रहती थी कि कहीं किसी से मेरी लड़ाई ना हो जाए, किसी को मेरी बात बुरी ना लग जाए। मगर दूसरे मेरे बारे में ये सब नहीं सोचते थे।
इनके नज़दीक वो सही थे और मैं ये सभी डिज़र्व करती हूँ। मगर ये तो मेरे को ही मालूम था कि लोगों की ऐसी बातें किस बुरी तरह दिल को ज़ख्मी कर देती हैं। मैं बहुत अलग थलग रहती थी। स्कूल की क्रिकेट टीम में जाने का मुझे बहुत शौक था, मगर इसी टीम में कुछ लड़कियां और मेरी बहन भी थी जो मिलकर मेरा मजाक बनाती थी। बस सिर्फ उनसे बचे रहने के लिए मैं टीम का हिस्सा नहीं बनी थी, वगरना ये बात तो समीना भी अच्छे से जानती थी कि मैं क्रिकेट में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी हूँ। मगर वो हर चीज़ जो मुझे पसंद होती थी या जिसमें मैं अच्छी होती मुझसे छीनने के दर पर होती थी। मैं उससे पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर खूबसूरती में उससे बहुत पीछे थी। वो बहुत प्यारी थी, इसकी रंगत खिलती हुई थी और उसे अपने हुस्न का खूब से खूब तर एहसास भी था। तभी मैं बाज़ दफ़ा उसके सामने एहसास कमतरी का शिकार हो जाती थी, क्योंकि जहाँ भी हम दोनों साथ होते थे तो सब इसे ही तवज्जो देते थे और वो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने के फ़न से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अक्सर लोग तो बेरहमी की इंतहा ही कर देते थे जब उन्हें ये पता चलता था कि हम दोनों सगी बहनें हैं। आगे से बहुत ही अदा और हैरानगी के साथ बोलते थे, अच्छा मगर तुम लोग तो बिल्कुल भी बहनें नहीं लगती। और इस वक्त समीना इतरा कर रह जाती थी। मैं उससे जलती नहीं थी, मगर दूसरों की बातें सुनकर और उसका तफाखुर देखकर अंदर ही अंदर घुलती रहती थी। स्कूल में मेरा तलीमी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा था, इसलिए मुझे अच्छे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैं वहाँ भी दिल लगा कर पढ़ा करती थी। समीना की हरकतें आजकल कुछ अजीब हो रही थी। वो हर वक्त बैठे बैठे मुस्कुरा देती, कभी कभी चौंक जाती। उसके चेहरे पर फैली ये अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों की चमक मुझे कुछ अलग होने का एहसास दिला रही थी। मुझसे भी इसका मूड आजकल काफ़ी ठीक रहता था। मेरे साथ उसका रवैया अच्छा होना मेरे लिए वाकई हैरत का बायस था। वो घर पर अम्मा से भी आजकल खूब चहक चहक कर बातें करती थी। अम्मा भी खुश हो जाती। उन्हें लग रहा था कि वो सुधर रही है, मगर मुझे कुछ और ही लगता था। यूँ लगता था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रही है, क्योंकि आजकल उसका ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था, वो भी फ़ोन के पास। इसकी दुनिया जहाँ की नकम्मी दोस्तों के लिए भी उसके पास अब टाइम नहीं होता था। मुझे हैरत और तजस्सुस हो रहा था कि ऐसा क्या है जो वो ऐसे अचानक बदल गई है। कोई तो बात है जो वो हमसे छुपा रही है। ये ख्याल आते ही मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी। मुझे उसकी हरकतें काफ़ी मशकूक लगने लगीं। वो अक्सर फ़ोन पर किसी से छुपकर बात कर रही होती थी। जैसे ही मुझे देखती फ़ौरन से फ़ोन को नीचे रख देती। एक दिन मैंने छुपकर उसकी बातें सुनी तो पता चला कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। मैं डर गई कि ये किससे बात कर रही है। अगर अम्मा अब्बा को पता चला तो न जाने क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं कई दिन तक इसी उलझन में रही कि घर वालों को बताऊं या नहीं, मगर इससे पहले कि मैं कोई फैसला कर पाती वो हो गया जिसका हम में से किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। मेरा तो खुद अपने वहम गुमान में ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि समीना ऐसा भी कर सकती है। मुझे आज भी वो भयानक रात याद है जब अम्मा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई तो उनके खांसने की आवाज़ सुनकर मैं उठकर बाहर आई। माँ को पानी वगैरह पिलाया। हम सब जाग गए थे, मगर समीना नहीं जागी थी। ये हैरत की बात थी क्योंकि उसकी नींद बहुत कच्ची थी। मैंने भागकर अंदर जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं थी। हर जगह चेक किया, फिर आकर सबको बताया। हमें एक चिट मिली जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी को पसंद करती है और शादी करेगी। इसके भागकर शादी कर लेने की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी। हम में से कोई भी कभी भी ऐसा तस्वुर नहीं कर सकता था कि वो ऐसी हरकत भी करेगी। उसने हम सबको कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। अगर उसे कोई पसंद था भी इस हद तक तो कम से कम उसे एक बार तो हमें बताना ही चाहिए था। इस लड़के को रिश्ता भेजने का कहना चाहिए था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाला ही बाला सब तय कर लिया और इसके साथ भाग गई। भागते हुए अम्मा का जेवर भी साथ लेकर चली गई थी, जो कि अम्मा ने हम दोनों की शादियों के लिए संभाल कर रखा हुआ था। वो सब साथ लेकर गई। अम्मा मुसलसल रोए जा रही थी। अब्बा भी सर हाथों में थामे बैठे थे। इनका तो गोया सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। मैं जानती थी कि मोहल्ले वालों के मुंह से बात निकलते निकलते जैसे ही रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो सबके सभी हम पर लान तान करेंगे, हम पर थू थू करेंगे। रिश्तेदारों को तो वैसे भी बस मौका मिलना चाहिए बातें बनाने का। घर पर एक सोगवार सी कैफियत तारी हो गई थी। हर एक अपने अपने अंदर बिल्कुल ही चुप होकर रह गया था। माँ बाप की आंखों में सवाए दर्द और बेयकीनी के कुछ था। अब्बा के झुके कांधे, अम्मा की सिसकियाँ मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे। मैं खुद भी अंदर से टूट गई थी। बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ से उसे ढूंढें। इस शाम घर का चूल्हा तक नहीं जलाया गया था। सब ऐसे ही खाली पेट सोए थे। भूख लगी भी किसे थी। इस हालत में कोई कैसे कुछ खा सकता था। अभी तो मोहल्ले वालों को खबर नहीं हुई थी, वरना सब इजहार अफसोस करने आ बैठते। ना ही चाची को भिनक पड़ी थी, मगर कब तक ऐसा होता, आज नहीं तो कल पता चल ही जाना था। और फिर चाची और उनकी बेटियों ने जो ताने देने थे, उम्र भर वो अलग थे।
ان की ज़ुबानों के आगे तो वैसे भी खंदक थी, जब बोलने पर आती तो कुछ भी आगे पीछे न देखती और बस शुरू हो जाती। इनकी बदजुबानी इनकी बेटियों में भी थी। वो माँ बेटियाँ वैसे भी हर एक के साथ बदतमीज़ी से ही बात करती थीं। मैं तो अक्सर सोचती थी कि इनके साथ इनकी बेचारी बहू इनके साथ न जाने कैसे गुजारा कर रही थी, कैसे इनकी साजिशों का सामना करती होगी। पता नहीं रिश्तेदारों को दूसरों का मजाक बनाने में क्या खुशी मिलती है। हम इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में थे। किसी के ताने सुन सुनकर मजीद अपनी ज़िंदगी अजीरन नहीं कर सकते थे। भाई अलग परेशान था, हम सब अपनी अपनी जगह परेशान थे। बाद में चच्ची तक बात पहुंची तो बहुत बदनामी हुई हमारी। माँ बाप को एक अजीब सी चुप लग गई थी और एक दिन वो इस गम को सहार न सके और हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ गए। माँ बाप की अचानक मौत के बाद मैंने और भाई ने एक दूसरे को संभाला। मैं एक जगह जॉब करने लगी, भाई पढ़ाई के साथ काम करने लगा। हमारी ज़िंदगी अजीब सी हो गई थी। एक दिन मैं घर में बैठी हुई थी कि अचानक से दरवाज़ा बजा। मैंने उठकर जाकर देखा तो हैरान रह गई कि दरवाजे के बाहर समीना खड़ी थी। समीना काफ़ी उजड़ी हालत में थी। उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही मेरी बहन संवर कर रहने वाली खूबसूरत हसीन बहन है, जो किसी काम को सिर्फ इसलिए हाथ नहीं लगाती थी कि उसके खूबसूरत नाजुक हाथ ख़राब हो जाएंगे। अब वो ऐसी वैरान उजड़ी हुई लग रही थी कि उसे देखकर मेरा दिल होल कर रह गया। मेरी नाजो पली बहन की ये हालत थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे लम्हों में सालों का फासला तय कर लिया और उसे गले से लगा लिया। वो मेरे गले लगते ही फूट फूट कर रोती। न जाने फिर कितनी ही देर वो यूं ही आंसू बहाती रही। फिर जब उसने अच्छे से दिल का गुबार निकाल लिया तो मुझसे अलग हुई और बोले, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम सबका बहुत दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा। मैं अम्मा अब्बा को कभी शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, मगर उन्हें भी बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। जानती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे मुझसे, मुझे मारने को दिल करेगा, मगर मैं किसी भी तरह उन्हें मना लूँगी। मुझे उम्मीद है वो मान जाएंगे। मैं उनकी औलाद हूँ, वो ज़रूर मान जाएंगे। मैं मना लूँगी। वो मुसलसल रोते हुए बस बार बार यही बोले जा रही थी और मैं बस अफसोस से उसे देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं कि वो अब नहीं रहे। तुम उनसे माफ़ी नहीं मांग सकती, उन्हें मना नहीं सकती हो। वो मेरे सामने बैठे रोए जा रही थी और मैं उसे सवाए तसल्ली के और कुछ नहीं दे सकती थी। कुछ देर बाद जब वो रो रो कर थक गई तो मैंने उससे कहा कि उठकर फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो और कपड़े बदलो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मेरी बात सुन के वो खुद को संभालती उठी और फिर बोली, अम्मा अब्बा कहाँ हैं, कब तक वापस आएंगे, मुझे माफ़ तो कर देंगे ना। मैंने उसकी तरफ चंद पल देखते रहने के बाद कहा कि अभी जल्दी से चेंज करने जाओ, सामने ही मेरे कपड़े और तुम्हारे कपड़े रखे हैं, जो भी पसंद आए पहन लेना। ये कहकर मैं जल्दी से आंसू छुपाती बाहर आ गई। बाहर आते साथ ही मेरे रुके हुए आंसू मेरे गालों पर बह निकले। मैंने उन्हें बेदर्दी से साफ किया और समीना के लिए खाना गर्म करने किचन की तरफ गई। मैं खाना गर्म करते हुए इसी सोच में मगन थी कि उसे किस तरह हकीकत से आगाह करूं। वो न जाने कितनी उम्मीदों से यहाँ आई है, किन हालात से गुजरी है। हो सकता है अगर अभी उससे कुछ कहूँ तो वो परेशान हो जाए मजीद, इसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। वैसे ही वो मुझे बहुत ही बदहाल लग रही थी। वो खूबसूरत आंखें जो हमेशा काजल से सजी रहती थी, अब इनके नीचे गहरे स्याह हल्कों के सिवा कुछ भी नहीं था। इसके चेहरे की रौनक और चमक गोया कहीं खो सी गई थी। इसकी आवाज़ की जो नरमाहट थी वो ख़त्म होकर रह गई थी। इनमें अब सिर्फ दुख बोलते थे और मैं इन्हीं सोचों में गरक थी कि सालन की बू से चौंक उठी। जल्दी से चूल्हा बंद किया और खाना ट्रे में सजाकर अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद समीना भी फ्रेश होकर बाहर आ गई। गरम गरम खाना देखकर जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे देखकर यूं लग रहा था गोया उसने बहुत अरसे से अच्छा खाना न खाया हो। वो ऐसे ही जल्दबाजी से खा रही थी और मैं उसे चुपचाप खाते देख रही थी। वो जो कभी सब्जी बनने पर नाक मुँह चढ़ाती थी, अब जितनी भी रुग़बत से खाई जा रही थी, वो वाकई बदल गई थी और बहुत ज़्यादा बदल गई थी। मैं उसे पूछना चाहती थी कि वो इतने दिन कहाँ रही, किसके साथ थी, क्या करती रही, इतना अरसा, इतने साल कैसे वो हमसे दूर रही, क्या उसे हमारी याद ना आई। मगर मैं उससे अभी कुछ भी पूछकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, तभी चुपचाप उसे देखे जा रही थी। खाना ख़त्म करके वो बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, मगर अम्मा अब्बा के आने तक मैं नहीं सोऊंगी। वो कब तक वापस आएंगे और कहाँ गए हुए हैं। अम्मा तो शाम को बाहर नहीं रहती, फिर आज क्या हो गया है। वो सवाल पर सवाल करते जा रही थी। तभी मैंने उससे कहा कि वो नहीं आएंगे, वो अब कभी भी नहीं आ सकते। मेरे लहजे और अल्फाज पर उसने चौंक कर मुझे देखा और बोली कि क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, मुझे सब सच सच बताओ, कहाँ हैं अम्मा अब्बा, बताओ ना, बोलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही। वो मुसलसल मुझे झंझोड़ रही थी और बदहवासी में सवाल कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, वो नहीं रहे समीना, वो वहाँ चले गए हैं जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। वो सालों तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। मैं जानती हूँ अब्बा मुँह से कुछ नहीं कहते थे, मगर उनकी मुंतज़िर आँखें हर वक्त दरवाजे पर टिकी रहती थीं।
वो तुम्हारा इंतज़ार करते करते चले गए। तुम्हारे लिए अम्मा रोज़ कबाब बना कर रखती थी, तुम्हें बहुत पसंद थे ना। चाची के 1000 तानों के बावजूद भी दोनों ने तुम्हारे बारे में एक गलत लफ्ज़ न कहा। वो हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करते थे। मैं जब भी यूनी से वापस आती वो दोनों वहाँ बाहर सहन में बैठे तुम्हारी राह तक रहे होते थे। बार बार अब्बा उठकर दरवाज़ा खोल कर देखते थे कि शायद तुम गली के मोड़ पर आकर कहीं मुड़ ना जाओ। अम्मा ज़रा ज़रा सी आहट पर चौंक सी जाती थी। हर ईद पर तुम्हारे लिए कपड़े बना कर रखती थी। तुम्हारी याद में रात रात भर भूखी रहती थी। शुरू शुरू में अब्बा को बहुत गुस्सा था तुम पर, मगर फिर वो गुस्सा हर गुजरते दिन के साथ साथ फिक्र और परेशानी में बदलता गया। हमने वो वक्त बहुत ही मुश्किल में गुजारा था। बहुत ही बुरे दिन थे वो। तुम तो यूं छोड़कर बिना बताए चले गई कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता ही ना हो। तुम हमें बताती तो सही, कुछ उसे रिश्ता लाने को कहती, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता। मगर तुमने इतनी जल्दबाजी की कि हम सबको परेशान हाल रोता छोड़कर अपनी दुनिया बसाने चले गए, वो भी किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे तुम जानती भी नहीं, जिससे मिले 2 दिन भी नहीं हुए थे। भाई भी तुम्हें बहुत याद करता था मगर कभी कुछ कहता नहीं था। अभी एकेडमी गया हुआ है, कुछ ही देर में आता होगा। समीना के लिए माँ बाप के ना रहने की खबर काफ़ी दुख भरी थी। वो कितनी ही देर बैठी रोती रही। मैंने भी उसे चुपचाप रहने दिया ताकि दिल की भड़ास निकाल ले अपनी। फिर भाई जब घर आया तो वो उससे मिली। भाई का रवैया थोड़ा सख्त था उससे, मगर मैं जानती थी ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन बहन के लिए एक औरत ने, जो मेरी जानने वाली थी, उसे बहन के लिए रिश्ता बताया। मैंने बहन से इस बारे में बात की और उसे रिश्ते के लिए मना लिया। उसकी शादी कोई बहुत धूमधाम से नहीं मनाई गई, बल्कि थोड़े से लोगों को बुलाकर कर दी की शादी। वो अपने घर की हुई तो थोड़ा चाची की जुबान भी बंद हो गई। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी तय हो गया। मैंने हाँ कर दी थी। भाई और समीना ने मिलकर मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अजीब से जज्बात हो रहे थे। बहरहाल खैर आफियत से मेरी शादी हो गई। मैं नई जिंदगी में मसरूफ़ हो गई थी। कुछ दिन बाद अचानक मुझे खबर मिली कि बहन की तलाक हो गई है, और तलाक की वजह ये बताई कि उसके पास से बहुत ज़्यादा प्याज की बू आती है। मैंने जब बहन से इस बारे में बात की तो वो बोली, जिस लड़के से मैंने शादी की थी ना, पहले उसने भी इसीलिए मुझे तलाक दी थी। मैंने कहा मगर तुम तो कोई काम करती नहीं, तो प्याज की बू कैसे आती है तुम्हारे पास से? वो आगे से कुछ ना बोले। कई महीने गुजर गए। इन्हीं दिनों हमने भाई की शादी का सोचा और फिर एक बार फिर शादी के हंगामे खड़े हो गए। कुछ तो समीना ने अच्छे से भाभी के साथ गुजारे, मगर इसके बाद फिर से वही सब करने लगी जैसे मेरे साथ करती थी। आए रोज़ दोनों की लड़ाई होने लगी और ज़्यादातर इसमें बहन का हाथ होता था। तंग आकर भाई ने उसकी दोबारा शादी करवा दी, मगर वो कुछ दिन बाद फिर से तलाक लेकर बैठ गए। कुछ अरसे भाई ने बर्दाश्त किया, मगर जब मामलात मज़ीद ख़राब होने लगे तो भाई उसे मेरे पास छोड़ गया। मेरे घर में वो अच्छे से रहती थी। पहले पहल तो मेरे शौहर ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर मेरा शौहर अक्सर मुझे कहता कि तुम्हारी बहन अजीब सी मशकूक लगती है मुझे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि इसे घर से निकाल दो, वरना ये हम सबको बहुत बदनाम करवा देगी। मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मेरे शौहर ने मुझे जब ये बात कही तो मुझे उनकी बात पर बिल्कुल भी यकीन ना आया, बल्कि मैंने उन्हें कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बहन क्यों हमें बदनाम करवाएगी? उसने ऐसा क्या कर दिया है? मेरा शौहर रोज़ रोज़ अब मुझे यही कहता कि अपनी बहन को घर से निकाल दो। मैं बोलती मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो मेरी बहन है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर एक दिन मैंने देखा कि रात के वक्त मेरी बहन समीना किचन से एक प्याज लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही है। मैं काफ़ी हैरान हुई कि रात के इस वक्त ये प्याज का क्या करेगी, इसलिए मैं दबे कदमों उसका पीछा करते हुए उसके कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ पर मेरी बहन के साथ साथ ही मर्द भी बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब से हुलिये में मुब्तला था। मेरी बहन उसके सामने बैठी प्याज को काट कर अपने हाथों और बाजुओं पर मसल रही थी, और वो सामने बैठा कुछ पढ़ रहा था आंखें बंद किए। मैं हैरान हुई कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने बहन को ज़ोर से आवाज़ दी कि यहाँ क्या हो रहा है, और जो अपने काम में मगन थी एकदम घबरा कर उठकर खड़ी हो गई। फिर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम देख नहीं रही कि यहाँ बाबा जी अमल कर रहे हैं? तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम अभी मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है और कब से? तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरे सवालों के जवाब देने की बजाय वो बोली, तुम अभी यहाँ से जाओ। मगर मैं भी ढीठ बनकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तुम अभी मुझे बताओगी कि ये सब क्या चल रहा है? हमारी आवाज़ें सुनकर उसी वक्त अंदर से मेरे शौहर उठकर आ गए और बोले कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा, आप सही कह रहे थे, मेरी बहन यहाँ कुछ ना कुछ कर रही है। मेरी बात पर वो जिताती नज़रों से मेरी तरफ देख कर रह गए। फिर अंदर जाकर उस नौटंकी बाबे को पकड़कर बाहर लाए और उसे घर से निकाला। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं मज़ीद तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती,
तुम ऐसी हरकतें ही क्यों करती हो, हमेशा दूसरों को तकलीफ देती हो, क्यों करती हो ऐसा तुम? मैंने तुम्हें अपने घर में रखा सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बहन हो और यहाँ हमारे साथ रहोगी। भाई के साथ भी तुम रहती नहीं हो, इसकी बीवी से तुम्हारी बनती नहीं, और अब जबकि मेरे घर रह रही हो तो भी उल्टी हरकतें कर रही हो। मुझे बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या करूं? क्यों तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती हो? मुझे उस रात उस पर शदीद गुस्सा था। मैं ऊंची आवाज़ में उसे बातें सुना रही थी। ये सच था कि उसकी हरकतों से मैं सख्त तंग आ चुकी थी। हर वक्त वो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी किए रखती थी, अपने साथ साथ मुझे भी मुश्किलात में डालती थी। मेरे शोहर ने आकर मुझे चुप करवाया और बोला, रात का वक्त हो रहा है, आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज़ बाहर तक आ रही है। और समीना, तुम सुबह वापस अपने भाई के यहाँ चली जाना, क्योंकि हम मज़ीद तुम्हें और तुम्हारी हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहकर हम अंदर चले गए। मुझे इस वक्त इस पर बहुत गुस्सा था। इस पर यकीन करके मैंने अपने शोहर को झूठा तक कह दिया, और वो थी कि उसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। पूरी रात मैं अजीब सी बेचैनी का शिकार रही। अगली सुबह होते ही मैंने भाई को कॉल करके बुलवाया और उसे सारी बात बताई और कहा कि इसे अपने साथ ले चलो, मैं मज़ीद इसे नहीं रख सकती हूँ अपने घर में। जिस पर भाई ने कहा कि आप ही ये वहाँ भी बहुत परेशान करती हैं, हर वक्त मेरी बीवी से झगड़ती हैं, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा क्या करें, मजबूरी है, तुम ले जाओ, मैं इसे समझा दूँगी। फिर मैं समीना के पास गई और उससे कहा कि देखो, तुम कोई बच्ची या 16-17 साल की लड़की तो हो नहीं कि तुम्हें कुछ पता ना हो। तुम खुद भी सुकून से रहो और दूसरों को भी सुकून से रहने दो, वरना सब तुमसे तंग आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने उसी का सामान पैक किया और उसे भाई के साथ भेज दिया। मैं अंदर ही अंदर कहीं अफसुर्दा भी थी कि बहन को यूं भेजना पड़ रहा था, मगर मैं क्या करती, इसने इतना तंग कर रखा था। वो भाई के साथ कुछ दिन ठीक रही, मगर फिर दोबारा भाभी से वही लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। अब क्या किया जा सकता था? हम सब उसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आती थी। हम बर्दाश्त करने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वो पूरा पूरा दिन बैठी घर पर झगड़े करती रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। मैं इन दिनों उम्मीद से थी, मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि वहाँ जाकर उसे समझाती। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। जिस रोज़ मैं हॉस्पिटल गई, उसी दिन भाई की कॉल आई कि समीना का एक्सीडेंट हो गया है। मैं एकदम गंग होकर रह गई। मुझे नहीं पता कि मैंने वो वक्त किस तरह काटा, मगर वो लम्हे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे की खुशी मनाऊं या फिर अपनी बहन के बिछड़ जाने का गम मनाऊं। पता नहीं मेरी बहन जैसे लोग खुद को सुधारते क्यों नहीं, वो सारी ज़िंदगी अपने मुंसलिक लोगों को तकलीफ़ देती रही थी और इसी में सुकून महसूस करती थी। और ज़िंदगी में इसने अपना हर रिश्ता सिर्फ अपने आप में मगन रहकर खो दिया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।